इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इस चैप्टर में बेसिकली तीन चीजों के बारे में कहा गया है कि सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने वर्ल्ड को कैसे संभाला था। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह के रिस्ट्रक्चरिंग किए गए ताकि इमर्जिंग वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे या नए चैलेंजेस आ रहे थे, स्पेशली अमेरिका जो अकेले डोमिनेट कर रही थी, उसको कैसे किया गया। उसी के साथ साथ इंडिया और यूनाइटेड नेशंस के रिलेशन के बारे में कहा गया है और सिक्योरिटी काउंसिल में जो चेंजेस किए जा रहे थे या फिर जो रिफॉर्म्स किए जा रहे थे उसको लेकर इंडिया के क्या व्यू पॉइंट है, वो चीज डिटेल में बताया गया है। सबसे पहले वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, शुरुआत में ही दो तस्वीर दिए गए हैं जो कि 2006 के लेबनान क्राइसिस में यूनाइटेड नेशंस के इनएफेक्टिवनेस के बारे में बताते हैं। लेकिन वहीं पे दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि अगर मॉडर्न वर्ल्ड में कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशंस है। डैग हमर्शोल्ड ने यह कहा कि यूनाइटेड नेशंस को इसलिए नहीं बनाया गया ताकि ह्यूमैनिटी को हेवन तक ले जाया जाए, बल्कि इसलिए बनाया गया है कि ह्यूमैनिटी को हेल में जाने से रोका जा सके। वहीं पे दूसरी ओर शशि थरूर ने यूनाइटेड नेशंस को एक टॉकिंग शॉप कहा है। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि जॉ इज बेटर देन वॉर, मतलब कि अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर दुनिया के सारे कंट्रीज एक साथ आ सके और वो गोला बारूद की जगह एक दूसरे के ऊपर वर्ड्स से हमला करे तो वो एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन होगा। मतलब कि आसान शब्दों में कहे तो हम ये कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस पीस और वॉर के मैटर्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उसी के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस ये ध्यान रखती है कि दुनिया के सारे कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें ताकि दुनिया को एक बेटर लिविंग कंडीशन मिल सके। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस को सॉल्व करने का एक प्लेटफॉर्म देती है। उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो वर्ल्ड के ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग या फिर कोई डिजीज, अगर वो फैल जाए तो उनको टैकल करने के लिए वर्ल्ड को जरूरत है कि दुनिया के सारे देश एक साथ काम करें। अब इन सब प्रॉब्लम्स को कोई देश अकेला सॉल्व नहीं कर सकता, तो इन केसेस में यूनाइटेड नेशंस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन के सामने आता है। अब कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद बहुतों के बीच में यह सवाल था कि अब तो यूएसएसआर खत्म हो चुका है और यूएसए एक अकेला सुपर पावर बन चुका है, मतलब कि वर्ल्ड अब यूनिपोलर हो चुका है, तो अब यूएसए के डोमिनेंस को कौन संभालेगा? क्या यूनाइटेड नेशंस ये काम कर पाएगी? अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ यूएन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया ताकि अगली बार से कोई भी वर्ल्ड वॉर होने से रोका जा सके, लेकिन वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने से नहीं रोक पाए। इसी के चलते 1945 में लीग ऑफ नेशंस को रिप्लेस करते हुए यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया। यूनाइटेड नेशंस को बनाने के लिए यूनाइटेड नेशंस चार्टर को साइन किया गया जो कि 51 स्टेट्स ने किया था। उसका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि वो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करे और स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन मेंटेन करे, और अगर कभी गलती से भी वॉर जैसा सिचुएशन आ जाए तो वो कोशिश करे कि हॉस्टिलिटीज के एक्सटेंड को जिससे कम से कम रखा जाए। अब दुनिया में ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स है वो इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स है और उन्हीं की वजह से कंट्रीज के बीच में डिफरेंसेस आते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस का और एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि वो सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करे। अब यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और एजेंसीज हैं, लेकिन अगर कभी वॉर, पीस या डिफरेंसेस का मैटर हो तो उन सिचुएशंस को टैकल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल है। अब यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में हर एक मेंबर स्टेट के पास सिंगल एक वोट होता है। वहीं पे दूसरी ओर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिनमें से पहला है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा है रशिया, तीसरा है यूनाइटेड किंगडम, चौथा है फ्रांस और पांचवा है चाइना। वहीं पे दूसरी ओर अगर सोशल और इकोनॉमिक कोई प्रॉब्लम हो तो उनको टैकल करने के लिए WHO, UNDP, यूनिसेफ और यूनेस्को जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब कोल्ड वॉर के बाद कैसे रिफॉर्म्स हुए? दुनिया का कोई भी सिस्टम हो, अगर उसमें रिफॉर्म्स ना हो तो वो सिस्टम ठप हो जाती है। इसीलिए किसी भी एक सिस्टम को बेटर तरीके से चलने के लिए उसमें रिफॉर्म्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यूनाइटेड नेशंस में जो रिफॉर्म्स की मांग की गई वो भी इन्हीं के ही पार्ट है। यहाँ पर दो बेसिक तरह के रिफॉर्म्स की बात की। पहला है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और प्रोसेस के ऊपर, और दूसरा रिफॉर्म है कि यूनाइटेड नेशंस का ज्यूरिसडिक्शन कहां तक लिमिटेड रहना चाहिए। अब अगर यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर और प्रोसेस की बात करें तो बहुतों का मानना है कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनको लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। उसी के साथ साथ बहुतों का यह मानना है कि एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से और भी बहुत सारे देश को
मेंबरशिप मिलना चाहिए। उसी के साथ साथ यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज का यूनाइटेड नेशंस के बजटरी प्रोसीड्योर्स में इंप्रूवमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर शिकायत है। अब जुरिस्डिक्शन की बात करें तो बहुतों का मानना है कि यूनाइटेड नेशंस का पीस और सिक्योरिटी मिशंस में ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। वही बहुतों का मानना है कि यूनाइटेड नेशंस को डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन वर्क तक ही लिमिटेड रहना चाहिए। अब 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस को जब बनाया गया तो उसके बनाने का मेन जो ऑब्जेक्टिव था तो ये था कि वो अगली बार किसी वॉर को होने से रोक सके। लेकिन जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ और सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया, उसके लिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूनाइटेड नेशंस के लिए कुछ नए चैलेंजेस, जैसे कि अब यूएस के पावर को लिमिट करना था। उसी के साथ साथ चाइना, इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। एशिया के बहुत सारे कंट्रीज में पहले ना देखा गया ग्रोथ आने लगा। अब वर्ल्ड में नए टाइप के चैलेंजेस आ रहे थे, जैसे कि जेनोसाइड, सिविल वॉर, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, एपिडेमिक, रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। अब जो सिचुएशंस मैंने बताए उसी के चलते यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स की जरूरत थी। अब वो रिफॉर्म्स क्या थे? 1992 के यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कुछ रेजोल्यूशन में जो कंप्लेंट्स थे वो 3 थे। सबसे पहला, यूनाइटेड नेशंस अब कॉन्टेम्पररी पॉलिटिकल रियलिटीज को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। वहीं पे दूसरा, यूनाइटेड नेशन सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न वैल्यूज और इंटरेस्ट को ही बढ़ावा दे रहा था। और तीसरा था कि यूनाइटेड नेशंस में इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। रिस्ट्रक्चरिंग की डिमांड के चलते 1 जनवरी 1997 में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कोफी आनंद ने कुछ चेंजेस किए। एक इंक्वायरी बिठाया कि यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म कैसे होने चाहिए। उसी के चलते कुछ नए क्राइटेरियाज इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे कि अगर कोई नया मेंबर आए तो उसको या तो एक मेजर इकोनॉमिक पावर, या तो एक मेजर मिलिट्री पावर, या तो वो यूनाइटेड नेशंस के बजट में एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर होना चाहिए, या फिर वो देश पॉपुलेशन के मामले में बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, उस देश में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को लेकर रिस्पेक्ट होना चाहिए, और एक ऐसा देश जो काउंसिल को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाएगी, जो कि वर्ल्ड की जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल डाइवर्सिटी को दर्शाएगी। अब इन क्राइटेरियाज को लेके देशों के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था, क्योंकि कोई भी क्राइटेरिया क्लियरली नंबर्स में ये नहीं बताती थी कि एक्चुअल में कितना पॉपुलेशन या फिर कितना बजट या फिर कितनी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। बहुत देश ये चाहते थे कि 5 परमानेंट मेंबर्स के वेटो पावर को छीन लिया जाए। अब यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अब जो 5 में परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास ये प्रिविलेज होता है कि उनके पास एक वेटो पावर रहता है और दूसरा उनका सीट परमानेंट रहता है। वहीं पे दूसरी ओर जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनका सीट का ड्यूरेशन 2 साल का होता है और उनको तुरंत 2 साल के ड्यूरेशन के बाद ही सीट वापस नहीं मिलता। अब यहाँ पे वेटो पावर कुछ इस टाइप का पावर है कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के किसी भी डिसीजन में अगर सारे कंट्रीज किसी एक डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हो या फिर उसके लिए वोट कर रहे हो, वहीं पे 5 में से कोई एक कंट्री उस डिसीजन को अगर ना माने तो वो वेटो पावर अपना यूज कर सकता है। वेटो पावर मतलब कि वो अगर एक नेगेटिव वोट करेगा तो फिर उसके चलते पूरे मेजॉरिटी मेंबर्स के किसी डिसीजन को सपोर्ट करने के बावजूद भी उस डिसीजन को नहीं माना जाएगा। अब अगर परमानेंट मेंबर्स से वेटो पावर को छीन लिया गया तो फिर वो इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट ही नहीं बनेंगे और उसी के साथ साथ अगर उनका इन्वॉल्वमेंट कम हो गया तो वो जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वो हमें नहीं मिलेंगे और उसी के चलते इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पूरी तरह इनएफेक्टिव बन जाएंगे। अब बात करते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूएन। अब सितंबर 2005 में मीटिंग में यूनाइटेड नेशंस के लीडर्स ने कुछ डिसीजंस लिए। क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के फेलियर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वादा किया। उसी के साथ साथ ह्यूमन राइट्स काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के एग्रीमेंट्स बने। टेररिज्म और उसके किसी भी फॉर्म को कंडेम किया गया। डेमोक्रेसी फंड को बनाया गया और ट्रस्टशिप काउंसिल को वाइंड अप करने के लिए एग्रीमेंट बनाया। अब इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स। अब इंडिया का मानना है कि यूनाइटेड नेशंस का स्ट्रेंथनिंग और रिवाइटलाइजेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उसी के साथ साथ इंडिया ये मानती है कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट और कोऑपरेशन को प्रमोट करती है। अब इंडिया का ये कहना है कि यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में
जिस तरह मेंबरशिप बढ़ाया गया उसी तरह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी मेंबरशिप बढ़ाया जाए ताकि दुनिया के अलग अलग कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन मिल सके। इसी के चलते इंडिया चाहती है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट और नॉन परमानेंट सीट्स दोनों को ही बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर दुनिया के ज़्यादातर कम्युनिटीज को बेहतर रिप्रेजेंटेशन मिला तो उसके चलते और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से डिसीजंस लिया जाएगा। हालांकि इंडिया खुद ये भी चाहती है कि उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। इसमें कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि इंडिया अब दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है। उसी के साथ साथ इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और वो रेगुलरली यूनाइटेड नेशंस के बजट में कंट्रीब्यूशन भी करती है। लेकिन अगर इंडिया को परमानेंट सीट मिल जाए तो उससे पाकिस्तान के सिवाय और बहुत से देश हैं जिनको दिक्कतें आ जाएंगी। अब अगर इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सीट दिया जाए तो सवाल ये आएगा कि ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका जैसे देशों को परमानेंट सीट क्यों ना मिले। उसी के साथ साथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका जैसे कंटिनेंट्स जहां से कोई भी देश अभी तक परमानेंट मेंबर नहीं बनी, उसको क्यों नहीं इंक्लूड किया जा रहा। अब बात करते हैं द यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। क्या यूनाइटेड नेशंस यूएस के पावर को कंट्रोल कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है? जवाब है नहीं, क्योंकि यूएस का मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर इतना ज़्यादा है कि वो अगर चाहे तो यूएन को आराम से इग्नोर कर सकती है। उसी के साथ साथ यूएस यूनाइटेड नेशंस के बजट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है और यूएस का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है उसका अंदाज़ा हम इस चीज़ से लगा सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस है वो खुद यूएस के वॉशिंगटन में लोकेटेड है। और अगर इन सब के बावजूद भी अगर कोई देश यूएस या उसके एलाइज या उसके दोस्त के अगेंस्ट में जाए तो यूएस आराम से अपना वेटो पावर यूज करके उसको दबा सकती है। अब हालांकि यूनाइटेड नेशंस किसी भी तरह से डायरेक्टली यूएस के पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन यूनाइटेड नेशंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पर दुनिया के सभी बड़े छोटे देश मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं। मतलब कि आसान शब्दों में कहे तो यूनाइटेड नेशंस पूरे वर्ल्ड में एक इंटरडिपेंडेंस स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। और आंसर चेकिंग और इवैल्यूएशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।